आज का अपना टॉपिक है भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। मिस्र, साइबेरिया, बेबीलोनिया, क्रीट, यूनान आदि संस्कृतियां समय के साथ नष्ट हो गई, परंतु भारत की संस्कृति जीवित और जागृत है। भारतीय संस्कृति की जो हम प्रथम विशेषता देखते हैं वो है भारतीय संस्कृति की प्राचीनता। भारतीय संस्कृति की गणना विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से की जाती है। विश्व की अनेक संस्कृतियां अपने उच्चतम शिखर को प्राप्त करने के बाद कालांतर में समाप्त हो गई, लेकिन सिंधु सभ्यता के धर्म, कृषि कार्य, पशुपालन व्यवस्था, पूजा, ध्यान पद्धति, आभूषण, स्थापत्य, लिपि, इन सब का प्रभाव आने वाले युगों पर स्पष्ट झलकता है। तत्पश्चात वैदिक संस्कृति का वर्चस्व प्रारंभ हुआ। वैदिक युग में सभी के सहयोग और समन्वय से एक भव्य संस्कृति का निर्माण हुआ, जिसे हम हिंदू संस्कृति कहते हैं। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने अहिंसा और शांति का जो उपदेश दिया था, वे आज भी इस देश में जीवित और जागृत है। महिलाओं का आदर्श आज भी भारत में सीता और सावित्री, पार्वती को माना जाता है। प्राचीन काल से आज तक हमारे जीवन मूल्य और आदर्श वही हैं जो वैदिक काल के थे। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता और स्थिरता है वो भारतीय जीवन के प्रति उसकी अनुकूलता और उपयोगिता को स्पष्ट करते हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की जो सर्वप्रथम विशेषता है वो है इस संस्कृति की प्राचीनता। दूसरी है निरंतरता। भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी निरंतरता है। जहाँ विश्व की अनेक संस्कृतियाँ समय के साथ जर्जर अथवा लुप्त प्राय हो गई, वहीं भारतीय संस्कृति ने केवल जीवित और जागृत है, वरन प्राचीन आदर्श सिद्धांतों को वर्तमान से भी बांधे हुए हैं। अर्थात हम अपनी परंपराओं, संस्थाओं, प्रथाओं, सामाजिक, धार्मिक रीतियों से आज भी बंधे हुए हैं तथा सिंधु और वैदिक सभ्यता से आज भी हम प्रेरणा लेते हैं। तीसरी जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो है धर्म की प्रधानता, अर्थात संस्कृति की आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता आध्यात्मिकता भी रही है। प्राचीन काल से ही भारत में धर्म प्रधान रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को धर्म से जोड़ा जाता है, चाहे विवाह संस्कार हो, वर्ण व्यवस्था हो या फिर आश्रम व्यवस्था। भारत में तप, सत्य और धर्म को जीवन के लिए श्रेष्ठ कर बताया गया है। किसी भी देश की संस्कृति अपने को धर्म, दर्शन, विचार, कविता, साहित्य और कला के रूप में अभिव्यक्त करती है। भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता अथवा धर्म प्रधान रही है। भारतीय धर्म ग्रंथों में मानव की भौतिक प्रगति के साथ साथ उसकी आध्यात्मिक प्रगति पर भी बल दिया गया है। मानव जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो है आध्यात्मिक प्रगतियों पर चलते हुए, अर्थात आध्यात्मिक जो आदर्श हैं उन पर चलते हुए ब्रह्म का ज्ञान करना अथवा मोक्ष प्राप्ति को ही परम लक्ष्य माना गया। आज भी भारतीयों का जो परम अथवा चरम लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। तीसरी है इस संस्कृति की ग्रहणशीलता। जब जब भारतीयों को अन्य देशों के साथ संपर्क हुआ, तब तब उन्होंने वहाँ की अच्छाइयों को ग्रहण किया। यही कारण रहा कि भारत में आई विदेशी जातियों के रीति रिवाज, धर्म, भाषा, संस्कारों को भारतीयों ने आत्मसात कर लिया। यदि भारतीय भी अपनी अन्य देशों की तरह से ग्रहण नहीं करते तो शायद आज भारतीय संस्कृति सुरक्षित नहीं रह पाती। भारत में जो नए धर्म और संप्रदाय आते गए, भारतीयों ने अपनाते गए। अधिकांश विदेशी जातियों का तो पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो गया। भारतीय संस्कृति की इस ग्रहणशीलता की विशेषता के कारण ही हमारे यहाँ विश्व के सभी प्रकार के धार्मिक विश्वास और संप्रदाय पाए जाते हैं। हिंदू और मुस्लिम धर्मों में के रीति रिवाजों में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की ग्रहणशीलता
की एक अनुपम विशेषता है। उदाहरण के लिए जिसे हिंदू मुंडन कहते हैं वही मुस्लिम समाज में अलीका अथवा हलीका कहा जाता है। जिसे हम माला कहते हैं वही मुस्लिम धर्म में तस्बीह के नाम से प्रसिद्ध है। यदि मस्जिद में अजान दी जाती है तो मंदिरों में शंख और नगारों की ध्वनि सुनाई देती है। हिंदुओं का 10 कर्म तो मुसलमानों में वह 10वां के नाम से प्रसिद्ध है। जैसे हिंदू यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, वैसे ही मुस्लिम धर्म में इसे हिलाल कहा गया है। इस प्रकार संस्कृति के मूल तत्व आज भी वही हैं जो वैदिक काल में थे। राम और कृष्ण आज भी भारतीय पुरुष समाज में आदर्श हैं, तो सीता और पार्वती आज भी महिलाओं में आदर्श हैं। अगली है संस्कृति सहिष्णुता की विशेषता। लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करें। जो व्यक्ति ऐसा करता है वे अपने संप्रदाय को क्षति पहुंचाता है और दूसरे संप्रदाय का भी अपकर करता है। सभी संप्रदाय वाले विद्वान होते हैं और कल्याण का कार्य करते हैं। ये अशोक के शिलालेखों में उत्कीर्ण किए हुए वह आम निर्देश हैं जो कि हमारी प्राचीन सहिष्णुता की ओर प्रकाश डालते हैं। विभिन्न समुदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति का प्रधान अंग रहा है। लोग केवल अपने ही धर्म का आदर ना करें बल्कि अन्य धर्मों का भी सम्मान करें। भारत से बाहर से इस्लाम, यहूदी, पारसी, ईसाई धर्म समय समय पर आए और यहाँ अपना विकास किया। भारत भी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म आदि अनेक धर्म और संप्रदायों की जन्मभूमि रही है। विश्व का शायद ही ऐसा कोई महत्वपूर्ण धर्म और संप्रदाय हो जिसके अनुयायी भारत में निवास ना करते हो। ये हमारी संस्कृति की अनुपम सहिष्णुता की विशेषता ये है कि संपूर्ण विश्व के धर्म और संप्रदाय को मानने वाले लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख में ये स्पष्ट अंकित है कि जो अपने को सब में और सबको अपने में देखता है वही असल में देवता है। सत्य एक है लेकिन विद्वान पुरुष उसे कई नामों से जानते हैं। अर्थात केवल अपने ही विचारों का प्रचार प्रसार ना करें बल्कि दूसरे धर्म और संप्रदाय का भी सम्मान करें। ये हमारी संस्कृति की अनुपम विशेषता रही है। इसके अलावा सर्वांगीणता, कंप्लीट डेवलपमेंट। भारतीयों ने जीवन के संपूर्ण विकास पर बल दिया है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भारतीय संस्कृति का आधारभूत विचार है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के सामंजस्य पर बल दिया गया। भारतीय धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुष्य को 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अर्थात भारतीयों के अनुसार मानव जीवन का जो 4 लक्ष्य हैं जिसके लिए ईश्वर ने मनुष्य योनि में मानव को पैदा किया है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना। इनमें धर्म और मोक्ष है वो आध्यात्मिक विकास के लिए और अर्थ और काम है वो शरीर और मन की उन्नति के लिए। इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए आश्रम व्यवस्था की गई है। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम है ये पहले 3 पुरुषार्थों के लिए है अर्थात धर्म, अर्थ और काम। इनकी प्राप्ति हम ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में करते हैं। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए। इस प्रकार मनुष्य की सर्वांगीण उन्नति भारतीय संस्कृति का परम लक्ष्य है। एक सिस्टेमेटिक अर्थात व्यवस्थित और संयमित तरीके से मानव को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, उसका कंप्लीट डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास कैसे हो, ये भारतीय संस्कृति संपूर्ण मानव जाति को सिखाती रही है। इस प्रकार ये सर्वांगीणता अर्थात ना तो ही ज़्यादा भौतिक पक्ष पे जोर दिया गया है ना ही ज़्यादा आध्यात्मिक पक्ष पर। अर्थात
मनुष्य का सर्वांगीण चाहूँ और कंप्लीट डेवलपमेंट ही भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। इसी के साथ संस्कृति की विशेषता है विश्व बंधुत्व की भावना। सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वसन्तु निरामयाः सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवति। अर्थात भारत कूप बिंडक वाली संस्कृति के पक्षधर में कभी नहीं रहा है। प्राचीन भारतीयों का यह मौलिक उद्देश्य रहा है कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, संपूर्ण मानव जाति अपने कल्याण के लिए प्रयासरत हो, संपूर्ण मानव जाति यहाँ तक कि पशु पक्षियों के जीवन की सुरक्षा के लिए भी भारतीयों ने मंगल कामना की है तथा उसके लिए प्रयास किए हैं। भारत के जितने भी प्राचीन शासक हुए हैं उन्होंने इस विश्व बंधुत्व की भावना पर ही बल दिया है। आज तक प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक भारत ने कभी भी अपने इन जीवन मूल्यों का त्याग नहीं किया है। उदाहरण के लिए भारत ने शांति और अहिंसा का जो संदेश अशोक के अर्थात मौर्य वंश से जो प्रारंभ किया है वे आधुनिक 21वीं शताब्दी तक जारी रहा है। ये हमारी वर्तमान विदेश नीति का भी प्रमुख अंग रहा है। आज तक भारतीयों ने किसी भी देश की सीमा का अतिक्रमण नहीं किया है। भारत की कभी भी नीति है वो आक्रमणकारी नहीं रही है। इसके पीछे जो मूल उद्देश्य मूल भाव है वो है विश्व बंधुत्व की भावना। अर्थात ये हमारे मानव जीवन के प्रति जो विशेष लक्ष्य रखा है हमारे पूर्वजों ने, हम आज भी उस पर कायम हैं। इसी प्रकार एक विशेषता है संस्कृति की अनुकूलता। भारतीय संस्कृति में अनुकूलता का गुण प्राचीन समय से ही है। अनुकूलता से तात्पर्य होता है अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप बनाए रखना, अर्थात जैसी कंडीशन हो जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना। और प्राचीन युग से लेकर आज तक ये हमारी संस्कृति में विद्यमान रहा है। बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का एक नियम है कि वही प्राणी इस धरा पर, इस धरती पर, इस भूलोक पर दीर्घजीवी होता है जो अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित करता रहे, चेंज करता रहे, अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप ढालता रहे। वैदिक काल में हमारा धर्म यज्ञ प्रधान था, जबकि आज भक्ति प्रधान है। कोई भी विदेशी जाति भारत पर राजनीतिक रूप से आधिपत्य करने में कामयाब रही है, लेकिन सांस्कृतिक विजय आज तक भारत में किसी भी विदेशी आक्रमणकारी ने प्राप्त नहीं की, चाहे वो यूनानी हो, ईरानी हो, मुगल हो, तुर्क और यहाँ तक कि यूरोपियन शक्तियाँ, अंग्रेज, फ्रेंच, डच, कोई सी भी हो सकता है कि हम राजनीतिक रूप से किसी देश के आधिपत्य में रहो, अर्थात हम किसी जाति, संप्रदाय, धर्म विशेष के गुलाम रहे हो, लेकिन इन लोगों ने हमारे जो सांस्कृतिक जीवन मूल्य है उनमें वो परिवर्तन नहीं कर पाए। अर्थात ये हमारी संस्कृति की वह अनुपम विशेषता है अनुकूलता की, जो हमें आज भी विश्व में एक विशिष्ट स्थान दिलाती है। अगली जो विशेषता है वो है विभिन्नता में एकता। इस पे हम 3 एकता की बात करते हैं जो सामान्य रूप से हमें विभिन्नता नजर आती है, लेकिन ये विभिन्नता ही हमारी संस्कृति का वो मूलभूत पक्ष है जो हम संपूर्ण भारतीयों को एक किए हैं। इस विभिन्नता में भी हमारी एक अनुपम विशेषता है उसकी एकता का गुण, राजनीतिक एकता। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक संपूर्ण शासकों का जो चक्रवर्ती सम्राट हैं उन्होंने संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक रूप से एक करने का प्रयास किया था और ये उनकी सर्वोच्च नीति रही है। चाहे मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो और उसके बाद में गुप्त वंश के शासकों में परंपरा ये निरंतर जारी रही। चंद्रगुप्त हो, समुद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त द्वितीय हो, कुमारगुप्त हो, इनके शासनकाल में संपूर्ण भारत एक राजनीतिक एकता में बंधा हुआ था, अर्थात एक केंद्रीय सत्ता के द्वारा भारत राजनीतिक सूत्र में एक राजनीतिक इकाई में बांधा गया। इसी प्रकार हम मध्यकाल की बात करें तो
खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर से लेके दक्षिणी भारत तक विजय अभियान किया, एक भारत को राजनीतिक एकता प्रदान की। मुगल काल में हम अकबर, शेरशाह सूरी, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब तक भारत एक केंद्रीय शक्ति के अधीन रहा, अर्थात भारत पर, संपूर्ण भारतीयों पर एक राजनीतिक एकता, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में शासन किया जाता रहा। आधुनिक काल की बात करें तो हमें अंग्रेजों के द्वारा भी संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में, एक केंद्रीय शासन के अंतर्गत शासित किया गया। इस प्रकार हमें इस राजनीतिक एकता के माध्यम से प्राचीन से आधुनिक काल तक हमें भारतीयता अथवा अपनी संस्कृति का समय समय पर अनुभव होता रहा। दूसरी विशेषता है भौगोलिक विशेषता या भौगोलिक एकता। जो भौगोलिक अनेक रूपता हमें दिखाई देती है, उसमें भी ऐसी एक भौतिक एकता है जिसने उत्तर में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जीवन को एकता के सूत्र में बांधा है। भौगोलिक दृष्टि से भारत संपूर्ण विश्व में और दक्षिणी एशिया में एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए, उत्तर में हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक ये विशिष्ट पहचान हमें एक अलग ही पहचान देती है, एक हमारा विश्व में एक अलग ही स्वरूप प्रदान करती है, हमारी एक अलग ही पहचान प्रदान करती है। विश्व में हम अन्य देशों में कहीं भी जाए तो इस भौगोलिक एकता की वजह से हमें ये विश्वास रहता है कि हम भारतीय भौगोलिक रूप से एक है, वहाँ पे हमारी कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होती है। विदेशों में हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे जो मुख्य पहचान है वो है भारतीय के रूप में पहचाना जाता है, और यहाँ की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो विश्व के अन्य किसी देशों में नहीं मिलती है। तो ये जो भौगोलिक एकता है वे भी हमारी संस्कृति की विशेषताओं में एक है और हमें एक रूप बनाए हुए है। अगली है सांस्कृतिक एकता। भारतीय संस्कृति वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू, मुस्लिम और आधुनिक संस्कृतियों के समन्वय से बनी है। भारतीय जीवन की ये जो ऊपर से दिखाई देने वाली विविधता भारतीय संस्कृति की मौलिक एकता रही है। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध और जैन साहित्य में हमने सांस्कृतिक रूप से एक किया है। हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में जो क्षेत्र है वे भारतवर्ष है और हम भारत की संतान हैं, ये विष्णु पुराण में उल्लेखित किया गया है। और आज भी हमारी सीमाएं वही है जो उस वक्त कौटिल्य और विष्णु पुराण में उल्लेखित की गई थी। इसलिए कहा जाता है कि कवि इकबाल ने भी कहा है कि यूनान, मिस्र, रोम मिट गए जहाँ से, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इस प्रकार भारतीय संस्कृति की ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिन पर हमने आज चर्चा की। सर्वप्रथम विशेषता है वो भारतीय संस्कृति की प्राचीनता। विश्व की अनेक संस्कृतियां वो अपना उच्चतम स्तर प्राप्त करके कालांतर में समाप्त हो गई, लेकिन सिंधु घाटी से जो हमारी संस्कृति की प्राचीनता शुरू होती है उसे हमने अभी तक बरकरार रखा है। ये हमारी प्रमुख पहचान भी है और इसी की वजह से हमारी संस्कृति आज जीवित और जागृत है। दूसरी विशेषता इस संस्कृति की निरंतरता। हमने समय समय पे, चाहे वो सिंधु घाटी हो, वैदिक सभ्यता हो, बौद्धिक सभ्यता हो, जैन सभ्यता हो, अथवा ईरानी, यूनानी, मुगल, तुर्क और अंग्रेज़ों के समन्वय या संपर्क में आने के बाद हमारे जीवन में, भारतीयों के जीवन में निरंतरता बनी हुई है, जो कि हमारी संस्कृति की अनुपम विशेषता है, जिसने कि हमें जर्जर और लुप्त नहीं होने दिया। तीसरी है हमारे धर्म अथवा संस्कृति आध्यात्मिकता। प्रत्येक देश और विशेष की एक अलग पहचान होती है। कुछ संस्कृतियाँ भौतिक प्रधान रही है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से वर्तमान समय तक हमारे जीवन का मूल्य लक्ष्य है वो धर्म की प्रधानता ही रहा है। भारत में तप, सत्य और धर्म को जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य बताया गया है
और प्रत्येक क्षेत्र में धर्म को जोड़ा गया चाहिए। विवाह संस्कार हो, वर्ण व्यवस्था हो या फिर आश्रम व्यवस्था, अर्थात भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी प्रकार संस्कृति की ग्रहणशीलता, हमने प्रत्येक जाति, धर्म, संप्रदाय की अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया, जिससे कि हमारी संस्कृति में नवीनता बनी रही। ये हमारी ग्रहणशीलता का ही गुण है कि आज भी भारतीय संस्कृति सुरक्षित और संरक्षित है, अर्थात हमारे जीवन मूल्य वही जीवित और जागृत है जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता में अपनाए थे। अगली विशेषता सहिष्णुता, अर्थात हम में कट्टरता की भावना कभी भी नहीं रही। भारतीयों में ये गुण कभी भी नहीं रहा। वे प्रत्येक धर्म और संप्रदाय के लोगों का आदर करते हैं। इसलिए विश्व का शायद ही ऐसा कोई धर्म और संप्रदाय हो जिसके व्यक्ति भारत में निवास ना करते हो। प्रजातंत्र के लागू होने के बाद में भी भारत ने किसी धर्म विशेष को अपना राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। इसी की वजह से आज भारत संपूर्ण विश्व में एक अलग ही उदाहरण बना हुआ है, जो कि संपूर्ण विश्व के लिए उदाहरण करने योग्य है। अगली है सर्वांगीणता, कंप्लीट डेवलपमेंट। ये हमारी संस्कृति की शुरू से ही विशेषता रहे कि मानव जीवन का न केवल भौतिक क्षेत्र में बल्कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति का अवसर हो, और उसी के लिए संपूर्ण जीवन को 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमों की स्थापना की गई है। इसी प्रकार विश्व बंधुत्व की भावना हमेशा से ही रही है। इसलिए हमने कभी भी दूसरे देशों की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि मानव मात्र और यहाँ तक कि प्राणी मात्र के प्रति भी दया का भाव रखा। इसी के साथ है संस्कृति की अनुकूलनता, अर्थात हमने अपने आप को परिस्थिति के अनुरूप परिवर्तित करते रहे, जिससे कि आज भी हमारी संस्कृति दीर्घजीवी और जीवित और जागृत है। अंतिम जो विशेषता है वो विभिन्नता में एकता है, चाहे वो राजनीतिक एकता हो, सांस्कृतिक एकता हो अथवा भौगोलिक एकता हो। ये बाहरी रूप से दिखी देने में विविधता ही हमारी एकता का मूल सूत्र है। उत्तर में हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक यही विविधता हमें एकता के सूत्र में पिरोए हुए हैं। हम कहीं भी जब भी विश्व में बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हमारी पहचान ना तो किसी धर्म के रूप में, ना संप्रदाय के रूप में होती है, बल्कि भारतीय के रूप में होती है। इसलिए कवि इकबाल के अनुसार यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।